नमस्कार प्रिय साथियों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप पढ़ेंगे जो जनरल साइंस का अगला पार्ट जो पढ़ेंगे, तो उसका आज का पहला क्वेश्चन आपका रहेगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो आपका पहला कथन है आकाश है जो कि स्याह कलर का दिखता है, और 2 नंबर आपका कथन है तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, किसके कारण नहीं टिमटिमाते वह आपको आगे बताएंगे। तो आपका तीसरा कथन है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। ठीक है, तो तीनों कथन आपको देखने में क्या लग रहा है? तीनों कथन आपको देखने में किस प्रकार नजर आ रहा है? तीनों क्या है, गलत है या फिर तीनों में से कुछ एक गलत है? तो ये सबसे पहले आप डिसाइड करें। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो बात करें कि इसके बारे में कंफर्म करेंगे कि आकाश है जो कि स्याह कलर का दिखता है। तो अंतरिक्ष में गैस के अणुओं की अनुपस्थिति के कारण, अंतरिक्ष में गैस के अणुओं की अनुपस्थिति के कारण जो कि आपका प्रकाश परिकिरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, नहीं होता है। इसके कारण है जो कि आपका क्या होता है, आकाश है जो आपको स्याह कलर का दिखता है। कौन सा दिखता है? स्याह कलर का दिखता है। यह बात तो क्या हो जाती है आपकी, सही माना जाता है। तारे टिमटिमाते नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाते? तो अंतरिक्ष में वातावरण की अनुपस्थिति के कारण तारे टिमटिमाते नहीं है। क्या है? वातावरण की अनुपस्थिति के कारण। अगर इसमें वातावरण की उपस्थिति होती तो प्रकाश का क्या होता, परिकिरण होता, और होता तो क्या आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते। तो इसमें वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाए आपका, वायुमंडल की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति के कारण तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, इसी के बाद में आगे देखिए, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के ताप से कहीं अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है कि अंतरिक्ष में यान के बाहर का तापमान है जो कि पृथ्वी के ताप से कहीं अधिक होता है। तो ये आप मानेंगे आपका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों के तीनों कथन क्या है, सही माना जाता है। तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है। तो यहां पर आप देखिए केवल आपका 3 नंबर सही है नहीं, 1 और 2 सही है, ये भी नहीं, क्योंकि हमारा तो क्या 1 नंबर, 2 नंबर और तीनों के तीनों क्या है, सही है। तीनों सही है। तो यहां पर आप देखिए 1 नंबर और 3 नंबर ये भी गलत है। यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर तीनों सही है। तो आप ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ठीक है, ये आप देखो आकाश स्याह कलर का क्यों दिखता है, तारे टिमटिमाते नहीं है। तारे अगर टिमटिमाते दिखाई देता है तो वह किस कारण होता है, अगर नहीं दिखाई देता है तो वही वह किसी कारण से दोनों का क्या होता है, किसी न किसी की अनुपस्थिति या फिर उपस्थिति के कारण है जो कि तारे टिमटिमाते या फिर टिमटिमाते नहीं दिखाई देते। एक खगोलीय एकक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को, या फिर बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को, या फिर प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी को। तो इन सभी में से आपको क्लिक करना है। यानी एक खगोलीय एकक किसको कहते हैं, तो खगोलीय एकक कहते हैं पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होती है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या होती है, जो दूरी होती है उसको कहेंगे हमें, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहेंगे, हमें खगोलीय एकक। ठीक है, क्या कहेंगे, खगोलीय। तो मान लीजिए इस आप सबसे पहले आप सिलेक्ट करें इसको कि ये किसकी इकाई है, खगोलीय एकक है जो एक दूरी का मात्रक है।
किसका? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर देखो, इतना नहीं पूछ के अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि खगोलीय एकक किसका मात्रक है, तो खगोलीय एकक क्या है? दूरी का मात्रक है। तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को किस में व्यक्त करते हैं? खगोलीय एकक में। ठीक है, तो इसको और किस में व्यक्त करते हैं? किसको माध्यम से जाना जाता है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी को आप किस में व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। किस में व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो यहां से आप सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? एंगस्ट्रॉम या फिर खगोलीय दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, यानी आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी बी सी डी है जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। ब्लैक होल क्या है? सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ब्लैक होल एक अंतरिक्ष में क्या है? पिंड है, जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। क्या नहीं आने देता है? विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण, इस गुण का कारण क्या है? इसका बहुत छोटा आकार, या फिर बहुत बड़ा आकार, या फिर बहुत उच्च घनत्व के कारण, या फिर बहुत अल्प घनत्व के कारण, जो कि आपका विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो इसका सबसे बड़ी बात है, ब्लैक होल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ब्लैक होल का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने किया था। क्या किया? सर्वप्रथम अगर प्रयोग की बात करें कि अगर ब्लैक होल सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्हीलर ने किया था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद में देखो बात करते हैं, ब्लैक होल अंतरिक्ष में अत्यधिक घनत्व के कारण, अत्यधिक घनत्व का एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये एक क्या होता है? अधिक घनत्व का एक पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। इसके कारण है जो कि विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो इसका क्या अधिक है? इसका अधिक घनत्व होने के कारण, इस पिंड का घनत्व अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक होता है, जिसके कारण यह प्रकाश, इसके माध्यम से प्रकाश भी इसमें से होकर नहीं गुजर सकता। क्या नहीं हो सकता? इसके अंदर से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। ये क्या कर लेता है? प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसी कारण ये क्या होता है? काला होता है। क्या ये इसका कलर कौन सा होता है? काला होता है। इसलिए तो इसको क्या कहेंगे? ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या होता है? काला होता है। और काला किसकी वजह से होता है? कि यह प्रकाश को भी अपने माध्यम से होकर गुजरने नहीं देता। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो इसके वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंदाकिनी में उपस्थित होता है। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के अनुसार ये मंदाकिनी में अवस्थित होता है। तो यहाँ पर आप अगर समझ सकते हैं कि सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ, इस शब्द का प्रयोग किया था जॉन व्हीलर ने। अगर यह कह सकता है कि इसका अधिक क्या होता है? इसका अधिक घनत्व होने के कारण। घनत्व क्या होता है? अधिक। घनत्व अधिक होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिसके कारण है जो कि विकिरणों को क्या नहीं आने देता है? बाहर नहीं आने देता है। तो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार और बहुत उच्च घनत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, बहुत उच्च घनत्व के कारण है जो कि विकिरणों को ये बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। यह आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका सूर्य है। ठीक है, यह सूर्य है और आपने पूछा क्या है? सूर्य का प्रकाश कहां पर है? पृथ्वी पर। यह आपकी क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? कितने समय में पहुंचता है? 5 मिनट में,
5 मिनट में या फिर 8 मिनट में या फिर 6 मिनट में या फिर 10 मिनट में। यहां से आप क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इनमें से आप समथिंग देखेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत सारों को ऐसा पता है कि इसका प्रकाश जो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लेता है, तो ये तो आप सभी को पता है। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन में अगर राइट ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, सब लोग 8 के आसपास कर देंगे। लेकिन एक ऑप्शन आपको लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो राइट ऑप्शन आपका ये होना चाहिए था, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना सेकंड है, 500 सेकंड है। कितना सेकंड लेता है, 500 सेकंड लेता है। यहां पर अगर मिनट की बात करें, ऑप्शन अगर आपके मिनट के अंदर आ जाता है, अगर सेकंड में आएगा तो कितना आएगा, 500 सेकंड। ये सूर्य का प्रकाश यहां से यहां पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, आपका 500 सेकंड लेता है, ठीक है। अगर मिनट की बात आ जाती है तो आपका 8 मिनट 20 सेकंड। कितना, 8 मिनट और 20 सेकंड आपका क्या लेगा, समय है, जो कि सूर्य से पृथ्वी में पहुंचने का जो कि समय आपका होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन देखो, लगभग क्या करेंगे कि अगर राउंड फिगर में, जैसे बहुत सारों को, जैसे मानव शरीर का टेम्परेचर की बात आई थी पीछे, तो उसमें बहुत सारों में 37 दे रखा था, किसी में 36.9 दे रखा था, तो 37 वाले को तो 36.9 मान लिया। 37 डिग्री सेंटीग्रेड राइट ऑप्शन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका। बहुत सारे बुकों के अंदर तो आपको 37 डिग्री मिल रहा है, लेकिन किसी किसी के अंदर 36.9 भी है, 36.9। अगर सभी का कहना यही होता है कि 37 की जगह अगर 36.9 आ जाता है तो भी आपका सही होता है। लेकिन ये क्या होता है, 8 मिनट 20 सेकंड आपको राइट ऑप्शन जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा, यहां पर अगर डायरेक्ट मान लीजिए 8 मिनट मिलेगा तो आपको ये ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो आप किसको करेंगे, लास्ट वाले ऑप्शन को करेंगे, क्योंकि इसको राइट मानो तो कितना, ये आपका कन्फर्म 500 सेकंड है। 500 सेकंड आपका क्या होना चाहिए, कन्फर्म है, जो कि आपका समय होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का, जो कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में जो भी लिया गया समय है, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर देखो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष से दीर्घ समय होता है। अब किसका, प्लूटो का, गुरु का, नेपच्यून का, या फिर पृथ्वी पर, ठीक है। तो सबसे अधिक वर्ष की बात करिए, ठीक है। दीर्घ वर्ष का मतलब अधिक किसका होता है। यहां पर सबसे पहली बात तो सभी ने देखा होगा कि हमारे सौर मंडल के अंदर ग्रहों की संख्या कितनी है। सौर मंडल के अंदर आपके ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रहों की संख्या देखो, पहले 9 थी, ठीक है, पहले 9 थी, जबकि अब घटकर कितनी हो गई है, 8 हो गई है। क्योंकि आपके प्लूटो ग्रह को ग्रहों की गति से बाहर कर दिया गया है। जबकि यहां पर देखो, इसको प्लूटो को साथ में लिख रखा है। इसका मतलब यह होता है कि अभी तक इसके प्लूटो के बारे में जरूर पूछा गया है, ठीक है। ये देखो, प्लूटो को 2006 के अंदर ग्रह की गति से बाहर कर दिया गया था। तो जब प्लूटो यानी यम आपके जब 7 में था, तब ग्रह कितने थे, 9 थे। कितने, ग्रह की संख्या कितनी थी, 9 थी। और 9वां ग्रह कौन सा था, यम था, ठीक है। बात करें तो आपका प्लूटो था, ठीक है, ये 9वां ग्रह था। जबकि अब 9वें ग्रह को बाहर कर दिया गया। अब हमारे पास कितने ग्रह से 8 ग्रह, ठीक है। इसको कब बाहर किया गया, 2006 के अंदर, ठीक है। इसको ग्रह की गति से बाहर कर दिया गया है। यहां पर देखो, बाकी अगर 8 की बात करें तो कौन कौन से, यहां पर देखो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इन सभी के बारे में चलो इससे अच्छा इसमें देख लेते हैं। यहां पर देखो, यह आपका देखो, ग्रह का मतलब क्या होता है, ग्रह का सिस्टम होता है कि जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ग्रह कहेंगे। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, उपग्रह। एक तो होता है आपका ग्रह,
और एक होता है उपग्रह। ठीक है, अब ग्रह कौन सा है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। अगर जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको आप उपग्रह कहेंगे। तो हमारे सौर मंडल के अंदर अब वर्तमान में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। जबकि हमारे अभी उसमें क्या ऑप्शन में प्लूटो दे रखा था, तो उसमें क्या किया गया है? 9वां ग्रह पूछ रखा था। तो उसमें आपको करना क्या है? यहां से देखो सूर्य की निकटतम दूरी से आपको क्या चलना है? सूर्य के पास से आपको चलना है। सभी को क्या करना है? स्टेप से देखेंगे तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। ठीक है, यहां पर इसको मिटा देता हूं। ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह की बात करें तो आपका कौन सा होता है? बुध हो जाता है सबसे निकटतम। अगर आप बात करें कि सबसे कम कार्यकाल, ठीक है, सबसे छोटा वर्ष है, सबसे कम कार्यकाल अपने क्या होता है? सूर्य के बाहर चक्कर लगाने में सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को लगता है। क्योंकि जो एक तो होता है जो किसी जिले के बाहर चक्कर लगाता है, एक होता है जो किसी स्टेट के बाहर के चक्कर लगाता है, एक होता है जो क्या होता है आपके पूरे इंडिया के बाहर चक्कर लगाता है, एक होता है जो पूरे वर्ल्ड के बाहर चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले कौन लगाएगा? जो आपके जिले के बाहर चक्कर लगाएगा। क्योंकि जो छोटा होता है, जिसके पास दूरी कम होती है, वह सबसे पहले लगाएगा। ठीक है, अगर इसके दिन की बात करें तो कितने दिन में? 88 दिन में। 88 दिन में ये अपना आपका क्या कर लेगा? अपना एक जो चक्कर पूरा कर लेगा। ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में एक आपका परिक्रमण चक्र है जो कि पूरा कर लेगा। ठीक है, कितने दिन में? 28 दिन में। अगर इसके बाद में बात करें, बुध के बाद में बात करें तो कौन सा होता है? शुक्र। बुध के बाद में कौन सा होता है? शुक्र होता है। शुक्र के बाद में कौन होता है? यहां से आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में किसको करूं? यहां पर देखो सूर्य के निकटतम से आपको क्या करना है? स्टेप से आपको सबको एक एक करके पढ़ना होगा। यहां पर देखो नंबर के सिस्टम से चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपका बुध होगा, बुध के बाद में शुक्र होगा, शुक्र के बाद में क्या होगी? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में मंगल होगा, मंगल के बाद में बृहस्पति। ठीक है, यहां पर आपका शनि हो जाएगा और ये आपका अरुण और ये आपका वरुण हो जाएगा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वरुण हो जाएगा। अब आपको एक बाकी कौन सा रह गया? आपका यम रह गया। ठीक है, तो यम आपका सबसे बाहर वाली साइड का, इसको यहां लिख देता हूं, ऊपर जगह नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो आपको सीरियल क्रम से चलेंगे तो सबसे पहले सूर्य के निकटतम कौन होगा? बुध होगा, उसके बाद में शुक्र होगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ये आपका कितना ग्रह हो जाएंगे? टोटल कितने ग्रह हो जाएंगे? इसमें पहले की बात करिए तो कितने ग्रह है? 9 ग्रह। वर्तमान में कितने ग्रह है? वर्तमान में आपके कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। इसको आपको भूल जाना है। यम को क्या करना है? एक बार तो आपको पूछा गया है सबसे, अभी ऑप्शन में देखो, इसके अंदर अभी बात कर रखे थे कि वर्ष से दीर्घावत यानी सबसे अधिक कार्यकाल किसका होता है। यहां पर देखो अब 3 4 5 5 6 7 8 और 9। यहां पर देखो सबसे पहला बुध हो जाएगा, शुक्र, पृथ्वी, इसी क्रम में लास्ट में कौन हो जाएगा? आपका यम हो जाएगा। ठीक है, सबसे अगर कार्यकाल की बात करें, एक तो ये इसके पास तो क्षेत्र कितना है? सबसे कम क्षेत्र किसके पास है? आपके बुध के पास है। तो इसको सबसे कम क्या लगेगा? समय। अपना परिक्रमण करने में, परिक्रमण पूर्ण करने में सबसे कम समय किसको लगेगा? कम समय आपको बुध को लगेगा। और अधिक किसको लगेगा? यम को। अधिक किसको लगेगा? यम को लगेगा। तो यहां पर अगर आप सेलेक्ट करना है 9 ग्रह आपको देकर, क्योंकि इसमें देखो प्लूटो को दे रखा है, तो प्लूटो को आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो अगर दीर्घतम वर्ष की बात करें तो किसको करना है?
प्लूटो को करना है। ठीक है, यहां पर अगर इसको हटा दिया जाता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप किसको करते, वरुण को, किसको करते, वरुण को। तो लास्ट में आपका कौन हो जाता, वरुण हो जाता। तो यहां से आप देखिए ये आपका सूर्य हो जाता, ये आपका क्या है, सूर्य है। और इस सूर्य के बाद में आपका लगातार क्रम में कौन सा है, ग्रह है। अगर प्रकाश की बात करें, ये कौन सी है, पृथ्वी। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सभी ग्रह सूर्य के बाहर चक्कर लगाते हैं तो किस क्रम में लगाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, एक तो होती है गोल आकारती, एक तो होती है वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है दीर्घ वृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार, एक होता है दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अब दीर्घ वृत्ताकार किसको कहते हैं, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का मतलब ये होता है जैसे ये सूर्य है और सूर्य के बाहर जैसे इस प्रकार चक्कर लगाता है, उसको क्या कहेंगे, वृत्ताकार। ये क्या हो जाएगा, वृत्ताकार। ठीक है, इसी के बाद में देखो अगर दीर्घ वृत्ताकार की बात करें तो मान लीजिए जैसे, ठीक है, आपका ये कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, अगर इस क्रम में चक्कर लगाते हैं, यानी आकृति है जो कि आपको पिचकी हुई नजर आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अगर आकृति की बात करें कि ग्रह है जो कि सूर्य के बाहर किस आकृति में चक्कर लगाते हैं, तो आपका दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ये सब आपके कितने 8 ग्रह भी हो गए। अब आपको यम को याद नहीं रखना है, क्योंकि अब लगातार आपको कितने जो कि ग्रह कितने हमारे पास, वर्तमान में हमारे पास 8 ग्रह, और आपको 8 को ही याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में आप सौरमंडल को आप आसानी से समझ सकते हैं, बाकी आप सौरमंडल को बाकी विस्तार से समझेंगे। तो देखो, पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद। ठीक है, यानी पृथ्वी के पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद। अगर बात करें, एक तो होता, मैंने आपको बताया था, ये सूर्य के बाहर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के बाहर चक्कर लगाते हैं, वो आपको क्या कहलाता है, ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह के जो कि बाहर चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहेंगे, उपग्रह कहते। अगर उपग्रह के बाहर किसी वस्तु को गिराया जाता है, उपग्रह के बाहर किसी वस्तु को गिराया जाता है, तो वह सूर्य पर चली जाएगी या फिर चंद्रमा पर चली जाएगी, नहीं। पृथ्वी पर गिरेगी, नहीं, क्योंकि पृथ्वी की पारित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिरेगी, यानी इसकी जितनी स्पीड है उस स्पीड से बाहर अगर कोई वस्तु गिराई जाएगी तो वह पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगर जितनी स्पीड से अगर उसका कह रहा है इसके बाहर गिराई जाए, तो वह कभी भी सूर्य पर नहीं जाएगी, चंद्रमा पर नहीं, और न ही लौट कर, अगर पृथ्वी की बात करें तो न ही लौट कर पृथ्वी पर गिरेगी। क्योंकि अगर बात करते हैं अंतरिक्ष में किसी वस्तु को, मान लीजिए आप 20 किलोमीटर, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर या नीचे फेंका जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो वस्तु है जो कि घूम कर है जो कि हमारे पास पृथ्वी पर आ जाएगी। लेकिन एक आपका ऐसा वेग होता है जिसको कहेंगे हमें पलायन। क्या कहते हैं, पलायन वेग, जिसकी स्पीड देखो 11.2 मीटर प्रति सेकंड की अगर स्पीड से 11.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से अगर किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाता है, ठीक है, इस स्पीड से अगर किसी वस्तु को अंतरिक्ष में फेंका जाता है, वह वस्तु घूमकर लौटकर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगी। वह कहां पर जाएगी कि पृथ्वी के पारित उपग्रह के समान है
अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहेगी। तो आप कहेंगे कि इसकी स्पीड से आप कभी भी कोई वस्तु को आप फेंक कर चेक कर सकते हो, तो ये आपको प्रैक्टिकली अनुभव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल अनुभव हो जाएगा। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को जाने में कितना समय लगता है? ठीक है, कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को जाने में कितना समय लगता है? प्रकाश तत्काल आता है, कुछ समय नहीं लगता है। ये कह रहा है प्रकाश तत्काल आ जाता है, मान लीजिए यहां से तुरंत के तुरंत आ जाता है। कह रहा है कुछ भी समय नहीं लगता है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जस्ट पीछे आपने ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जस्ट पीछे आपने पढ़ा था कि अगर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, ये आपका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी? पृथ्वी। ठीक है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बनाने में आपके कोई गलती हो सकती है, लेकिन रियल में बड़ा कौन है वो आपको मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पृथ्वी तत्काल आता है, कुछ समय नहीं लगता, ये तो आपका गलत है, हो जाएगा, कन्फर्म है। इसके बाद में ये बोल रहा है लगभग 96 सेकंड, ये भी आपका गलत है, क्योंकि लगभग तो छोड़ो, आपको तो अभी कन्फर्म बताया था, एकदम आपको फिक्स बताया था कि आपको रियल में इसका कितना समय लगता है। तो सूर्य यहां पर देखो बात करते हैं कि 8 मिनट हो, जो कि 8 मिनट या फिर 20 सेकंड, यहां पर 8/20 सेकंड का मतलब यही होता है कि 8 मिनट 20 सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, या फिर लगभग 173/4 मिनट। लेकिन आपको कन्फर्म कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपने पीछे जस्ट पीछे अभी पढ़ा था। ठीक है, सूर्य एक क्या है? तारा है। सूर्य एक क्या है? तारा है। यहां से आप नोट करें, सूर्य एक क्या है? तारा है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, जो पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, किससे? सूर्य से। ठीक है, इसके प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग कितना समय लेता है? इसको सेकंड की बात करें, और अगर बात करें इसके तापमान की, सूर्य के तापमान की बात करें तो कितना होता है? तो ये आपको मान लीजिए सूर्य का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मान लीजिए आपकी नॉर्मल, अगर साधारण यहां पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो आपका कितना डिग्री होता है? 30 से 40 के बीच में होता है। फिर भी आपकी क्या होता है? गर्मियों में आपका 30 से 40 डिग्री में आपकी हालत खराब हो जाती है। तो मान लीजिए सूर्य पर कितना टेम्परेचर होता है? 6000 डिग्री सूर्य का टेम्परेचर होता है। ठीक है, और आपको बात करें सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहेंगे? तो सूर्य के बाहरी भाग को क्रोमोस्फीयर किसको कहते हैं? क्रोमोस्फीयर आपका किसको कहते हैं? सूर्य के जो बाहर का भाग होता है, सूर्य के बाह्य भाग को क्या कहेंगे? क्रोमोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, और केंद्रीय भाग को, अगर इसके सेंटर के भाग को फोटोस्फीयर क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको विस्तार से लिख दूं क्या? बाहरी भाग को कहेंगे क्रोमोस्फीयर। क्या कहेंगे? क्रोमोस्फीयर। और जो कि आपका केंद्रीय भाग का अंदरूनी भाग, केंद्रीय भाग को कहेंगे आपका फोटोस्फीयर। क्या कहेंगे? फोटोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, इसका तापमान, अगर इसके तापमान की बात करें, किसका? फोटोस्फीयर का तापमान होता है 15000 डिग्री। फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 15000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, और अगर इसकी दो की दूरी की, प्रकाश की दूरी की तो आपको बात चली थी, ये तो आपको कन्फर्म हो गया होगा। तो सूर्य के केंद्र की परिक्रमा लगभग कितनी होती है? सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा कितने टाइम में करता है?
तो इसको अपने टोटल है जो कि सूर्य अपने टोटल परिक्रमा करने में कितना लगता है, 250 मिलियन वर्ष। कितना, 250 मिलियन वर्ष किस में लेता है, सूर्य अपने केंद्र को परिक्रमा करने में कितना लेता है, 250 मिलियन वर्ष लगता है। और इस अवधि को क्या कहेंगे, कॉस्मिक वर्ष। सूर्य है जो कि अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है, 250 मिली वर्ष, जो कि आपका मिलियन वर्ष, और इसको क्या कहेंगे, कॉस्मिक वर्ष। क्या कहेंगे, कॉस्मिक वर्ष। क्या कहेंगे, कॉस्मिक वर्ष। ये हो जाता आपका। और सूर्य का निर्माण किस गैस से होता है, ठीक है, तो सूर्य का निर्माण होता है आपका हाइड्रोजन की वजह से। किससे होता है, हाइड्रोजन से। सूर्य का निर्माण किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है। तो चलिए आप समझेंगे, यहां पर देखो सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लेता है, 500 सेकंड। कितना समय लेता है, 500 सेकंड। अगर मिनट की बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड है जो कि आपको समय लगता है, ठीक है। तो इसी के बाद में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है, शोभ मंडल से, आयन मंडल से, या फिर शोभ सीमा से, या फिर समताप मंडल से। तो मान लीजिए दीर्घ रेडियो तरंगे है जो कि कहां से कहां तक होती है, ये मुख्यतः किसको कहेंगे, दीर्घ रेडियो तरंग किसको कहेंगे, आयन मंडल को। किसको कहेंगे, आयन मंडल को। आयन मंडल को क्या कहेंगे, दीर्घ रेडियो तरंग। तो पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है, तो ये रेडियो तरंगों, इसको क्या है, रेडियो तरंगे परावर्तन मंडल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये मंडल धरातल से कहां तक होता है, तो अगर मान लीजिए धरातल से 80 से 640, 80 से 640 यहां तक का सतह क्या कहलाता है, आयन मंडल। ये क्षेत्र क्या कहलाता है, इस सतह को, आयन मंडल की सतह की कितनी सतह होती है, आयन मंडल की सतह देखो 80 से 640 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की सतह को क्या कहेंगे, आयन मंडल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले देखो दीर्घ रेडियो तरंगे में आयन मंडल को कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, सीवी रमन ने या फिर एच.जे. भाभा ने। एच.जे. भाभा का मतलब होमी जहांगीर भाभा ने, या फिर एस चंद्रशेखर ने, तो डॉक्टर सुब्रमण्य चंद्रशेखर ने, या फिर हरगोविंद खुराना ने। यहां से सभी के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम तारों को मृत सीमा दर्शाते हुए परिकल्पना की। तो यहां पर देखो, अगर बात करें कितनी, 1983 की, 1983 में भौतिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर किसका था, भौतिक नोबेल विजेता पुरस्कार भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर, जो सर्वप्रथम तारों की मृत्यु सीमा संबंधित की थी, कि तारों की कितने जो कि बाहर अगर निकाल दिए जाते हैं तो उसकी सीमा भी तो होनी चाहिए, जिसके बाद में मृत की श्रेणी में हो जाता है। तो ठीक है, तो तारों के मृत्यु के कारण ही ब्लैक होल की घटना हुई। तो तारों की मृत्यु के कारण मृत्यु के कारण ही ब्लैक होल की
होल की घटना घटित हुई। ठीक है, ये अगर श्रेय किसको दिया जाता है, कृष्ण सिद्ध सिद्धांत का, ऐसे चंद्रशेखर ने। ठीक है, तो इसके कारण है जो कि आपका क्या होता है, ये हो जाता है आपका, देखो कृष्ण सिद्ध का सिद्धांत तो किसने दिया था, आपका ऐसे चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ठीक है, तो इसके बारे में, इसके देखो तारों की मृत्यु सीमा निश्चित की थी। इसके बाद में अगर क्या है, तारा किस सीमा के बाद में है जो कि मृत्यु की स्थिति में चला जाता है, तो उस सीमा को क्या कहेंगे, चंद्रशेखर सीमा। तो एस चंद्रशेखर ने लागू की थी, इसका नाम भी क्या था, एस चंद्र, जो कि आपका चंद्रशेखर सीमा नाम है रखा था। तो तारों की मृत अवस्था कहां से कहां किसके बाद में होती है, चंद्रशेखर सीमा के बाद में तारों की स्थिति है जो कि मृतक में चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। देखो ये आपका पल्सर या फिर ब्लैक होल या फिर ब्रिटल स्टार या फिर क्वास्कर। तो आप बताइए कि कौन सा है जो कि अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, पल्सर नहीं पाया जाता है, ब्लैक होल नहीं पाया जाता है, या फिर ब्रिटल स्टार या फिर क्वास्कर नहीं पाया जाता है। यहां पर अगर बात करें, ये सब के सब इसमें से तीन है, कौन कौन से, यहां पर आप बात करें ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार है जो कि एक प्रकार की मछली की प्रजाति है। ब्रिटल स्टार एक मछली की प्रजाति है, मछली की प्रजाति है जाती है। बाकी सब अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या है, जो कि अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ये एक ब्रिटल स्टार एक मछली की प्रजाति है जो कहां पर पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, समुद्र में। तो ये तो हो जाएगा आपका समुद्र, और बाकी हो जाएगा ये, और ये तीन क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष में हो जाएगा। तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक के मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह सीमा कहलाती है। तो मैंने आपको अभी बताया था सन 1983 में एस चंद्रशेखर ने एक सीमा लागू की थी। वह सीमा कौन सी थी, चंद्रशेखर सीमा। और इसमें, इस सीमा में किसका जो अध्ययन किया था, तारों की मृत्यु का, जो किसका अध्ययन था, तारों की मृत्यु के बारे में। तो आप मान लीजिए सुब्रमण्य में चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर ने सीमा लागू की थी। और नाम क्या था इसका, चंद्रशेखर सीमा। भाई नाम क्या था, चंद्रशेखर सीमा। और इसका कहने का मतलब, इस सीमा से ऊपर जो तारा है उसको किस में ग्रसित करेंगे, हम मृत्यु ग्रसित कर देंगे। ठीक है, यहां पर हो जाएगा आपका हायल सीमा, या फिर एडिक्टन सीमा, या फिर फाउलर सीमा, या फिर, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, कब लागू किया था, 1983 में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर सीमा, और लागू किसने की थी, डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिक के संलयन से, या फिर गुरुत्वीय संकुचन से, या फिर रासायनिक अभिक्रिया से, या फिर नाभिक के विखंडन से, या फिर अपने स्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करें। तो यहां पर देखिए चारों ऑप्शन, 1 2 3 4, चारों ऑप्शनों को देखना है, और चारों में आपको अगर चारों सही लगे तो आप नीचे आए ऑप्शन में चारों सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई एक सही लगे तो आप किसी एक को सही करें, 2 को लगे तो 2 को करें। ठीक है, यहां पर देखो तारे अपनी ऊर्जा नाभिक के संलयन से प्राप्त करते हैं। पहली बात तो यह है, तारे अपनी ऊर्जा
नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है। तारे आधुनिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। किसके कारण? आधुनिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं। तो इसका परिणाम यह होता है कि इनका तापमान बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? किसके कारण? गुरुत्व संकुचन के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही हो जाएगा और नाभिकीय संलयन भी आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसके बाद में आप कौन से को करेंगे? आपका ये देखो, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन तो किसमें होता है? परमाणु में। परमाणु बम के अंदर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। जबकि हाइड्रोजन बम के आपके क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो ये आपके 1 नंबर और 2 नंबर आपका किसमें नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका क्या है? 1 नंबर और 2 नंबर। अगर बात करें दोनों कूट अगर सही हो, 1 नंबर और 2 नंबर कूट सही हो, तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। तो इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटन पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। यूरेनियम के बारे में, या फिर नेपच्यून के बारे में, या फिर शनि के बारे में, या फिर मंगल के बारे में। ठीक है, तो अगर इसका कहना यह है कि इसके दिन की अवधि, किसकी अवधि? जो आपको 3-4 ग्रह दे रखा है, यूरेनियम, नेपच्यून, शनि और मंगल, 4 ग्रह दे रखे हैं। इन चारों में एक ग्रह ऐसा है जिसकी आकृति, जिसके दिन की अवधि सेम टू सेम किसके बराबर है? पृथ्वी के बराबर है। किसके बराबर है? पृथ्वी का झुकाव सन्निकटन पृथ्वी के बराबर है। यहां पर आप देखो, स्टार्ट करो कहां से? बुध से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके 8 ग्रह। तो देखो, पृथ्वी की सेम टू सेम संरचना किसमें पाई जाती है? मंगल ग्रह के अंदर पाई जाती है। पृथ्वी की सेम टू सेम संरचना किसमें पाई जाती है? मंगल ग्रह के अंदर। कारण, अगर इन दोनों की औसत दूरी पूछी जाती है, ठीक है, दोनों की अगर स्थिति बात की तो यह क्या होता है? दोनों का कलर कौन सा होता है? पृथ्वी की औसत दूरी कितनी हो? 32.6 मिलियन मील। किसकी? यह किसकी होती है? पृथ्वी की। तो सेम टू सेम इसका दोनों का क्षेत्र क्या होता है? मंगल और पृथ्वी दोनों का है, जो कि क्षेत्र और संरचना दोनों का झुकाव बिंदु क्या होता है? दोनों का समान होता है। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब इन दोनों की आकृति है जो कि लगभग सेम होती है। ठीक है, तो पृथ्वी को आपको पूर्ण भ्रमण, एक तो होता है आपकी घूर्णन गति, एक तो होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। तो दोनों में अंतर क्या है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी हो और आपके पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? तो पृथ्वी परिक्रमण का मतलब तो यह होता है कि पृथ्वी सूर्य के बाहर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाती है, पृथ्वी है जो सूर्य के बाहर एक पूरा चक्कर लगाने में, तो पूर्ण चक्कर लगाने में, मान लीजिए ये सूर्य है, यह पृथ्वी यहां से चलना प्रारंभ करती है और यहां से देखो घूमकर यहां पर आती है, यह हो जाता है इसका क्या हो जाता है? परिक्रमण काल। परिक्रमण काल। और परिक्रमण पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है? कितना होता है? 365 दिन। यानी पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है। कितना? 365 दिन। और अगर इसी के बारे में बात करें, पृथ्वी की परिभ्रमण की बात करें,
तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल अगर बात करें तो परिभ्रमण का मतलब ये होता है कि अगर किसी ये पृथ्वी ये सीधी यहां से चलकर यहां तक नहीं आती है, क्योंकि ये देखो दोनों कार्य करती है। ये अपने अक्ष के ऊपर घूमती जाती है, अपने अक्ष के ऊपर घूमती जाती है और ऐसे घूमते घूमते क्या होती है, बाहर आपका क्या है एक पूरा जो कि कंप्लीट चक्कर पूर्ण कर लेती है। यहाँ पर जो मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये आपको देखो एक जगह पर घूमने में जो समय लेती है, अपने जो कि अक्ष पर घूमने में जो समय लेती है, उस समय को क्या कहेंगे, परिभ्रमण काल कहेंगे। क्या कहेंगे, परिभ्रमण काल। तो अपने अक्ष पर घूमने की काल को क्या कहेंगे, परिभ्रमण। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने का जो काल होता है उसका समय कितना होता है, 23 घंटे। तेईस घंटा 56 मिनट और आपका 4.9 सेकंड। ठीक है, यहां पर देखो इसका परिभ्रमण काल हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड। मान लीजिए एक दिन और एक रात लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में। एक रात और एक दिन मान लीजिए 24 घंटा, इसका अगर औसतन माने तो आपका कितना हो जाएगा, 24 घंटे। तो आपको जैसे ही पृथ्वी यहां से घूमना प्रारंभ कर देगी, जैसे ही आपकी सेम कंडीशन में आएगी, तो आपका जैसे आज एक दिन और एक रात यानी मान लीजिए 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर पहुंच जाती है। अगर राइट समय पूछे, राइट समय क्लियर पूछे 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड और आपका औसतन पूछा जाता है तो 24 भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाश में तारों को समूह को मिलाकर रास्ते की तरह आवर्ती दिखाई पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार आपको तारों का एक समूह है नजर आता है। ठीक है, तो तारों का समूह है नजर आता है, उसको आप क्या कहेंगे, आकाश गंगा। क्या कहेंगे, अगर तारों का एक समूह है एक रास्ते की तरह आवर्ती बनाकर दिखाई पड़ता है, उसको आप क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहेंगे। इसमें लाखों तारामंडल और कई सारे सौर जो कि आपके सौर मंडल शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस सौर परिवार जिस आकाश गंगा में अवस्थित होते हैं उसके अंदर को सूर्य की दूरी का क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो ये किस आकार में होते, सर्पाकार में। किस आकार में होता है, सर्पाकार में होते हैं। किस आकार में, सर्पाकार में। तो इसको क्या कहेंगे, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है तो आपका सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, कासमास 2406 है, एक सुपर कंप्यूटर है या फिर एक सैन्य उपग्रह है या फिर मानव रहित विमान है या फिर रूस का मंगल ग्रह अभियान है। तो अगर बात करें ये क्या है, तो ये 2406 क्या है। ठीक है, ये कोई सन नहीं है, इसका नाम है कासमास 2400 या फिर 2406 है। ये एक सैन्य उपग्रह है। क्या है, एक सैन्य उपग्रह। ठीक है, ये क्या है कि सैन्य उपग्रह है। तो यहां से आप देखिए ये क्या है, ओनली फॉर, यहां से आप देख लीजिए ये कि सैन्य उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, ये बोला एक कौन सा सही। इसको कहने का मतलब होगा कि तीन तो आपका किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड होगा और एक ऐसा होगा जो इससे संबंधित नहीं है। ये कह रहा है इसका जो कि संबंध है जो कि सही नहीं है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है या फिर नहीं होती है,
होती है। तो कॉस्मिक किरणों का निर्माण बहुत अधिक ऊर्जा वाले कॉस्मिक पदार्थों से होता है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो कि पृथ्वी के मंडल से निरंतर आती है, और इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये किरणें क्या होती है, कॉस्मिक किरणें कहलाती है। तो यहां से माने ये तरंगें बहुत छोटी होती है, इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा होता है। ये बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त अवशोषित कणों से बनी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। इसका कथन सही कौन सा नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। तो आपका देखो ये तो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो आपको राइट ऑप्शन कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर ए को आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, इसी के माध्यम से आप आगे चले। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति, उसके सूर्य से दूरी। अगर क्या करता है किसी तारे का रंग, तो क्या होता है, किसी तारे का रंग इस पर निर्भर करता है। तो तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है, उसके ताप को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका उसके ताप को, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप को। ठीक है, उसके ताप को देखने पर पता चल जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर दिए हुए कूटों का सहायता से दीजिए। कथन ए कह रहा है पृथ्वी पर चंद्रमा से के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। यह सही है या फिर गलत है? बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी से अगर आप देखोगे, पृथ्वी से कभी भी आप चंद्रमा की साइड देखोगे तो चंद्रमा का आपको ओनली फॉर एक ही फलक आपको दिखाई देता है। ठीक है, मान लीजिए आपको पूरा चंद्रमा आपको कभी दिखाई दिया नहीं देता है। इसका मतलब यह होता है पृथ्वी पर चंद्रमा का पृष्ठ केवल एक फलक ही दिखाई देता है। जैसे हमारे पासे के अंदर कितना फलक दिखाई देता है, कम से कम 6 फलक में से 3 फलक देता है, लेकिन चंद्रमा का ओनली फॉर एक ही फलक आपको दिखाई देता है। इसके बाद में अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो कितनी होती है, चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की अवधि कितनी होती है, 27.32 दिन। कितनी होती है, 27.32 दिन। ये क्या करता है, परिक्रमण और परिभ्रमण, इसकी दोनों आकृति सेम टू सेम होती है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ग्रह है या फिर उपग्रह? चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका, पृथ्वी का। चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है जो अपने परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों कार्यकाल कितना होता है इसका, 27 पॉइंट, दोनों समान होते। यह कह रहे अक्ष पर घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। तो इसका देखो घूमने का काल, एक तो होता है घूर्णन काल, ठीक है, और एक होता है पृथ्वी के चारों ओर घूमने का काल। तो ये चारों ओर घूमने का तो क्या हो जाएगा, परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूर्णन का मतलब परिभ्रमण। परिभ्रमण, इसका कहने का मतलब परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों कितने होते हैं, 27.32 दिन। मान लीजिए चंद्रमा है जो कि एक राउंड में कितना टाइम लेता है, 1 महीना। ठीक है, इसी कारण आपका क्या होता है, 1 महीना फिक्स होता है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में या फिर पृथ्वी के बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 1 महीना, या फिर अगर क्लियर पूछे 27.32 दिन आपका लेता है। और अगर सतह की बात करें तो पृथ्वी से अगर देखने पर चंद्रमा का समान भाग हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ओनली फॉर एक ही भाग आपको दिखाई पड़ता है। संपूर्ण सतह कभी भी आपको चंद्रमा की दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और अगर
भाग की बात करें, चंद्रमा का कितना भाग आपको दिखाई देता है? अगर चंद्रमा हो, टोटल आपका चंद्रमा है यहां पर, तो पृथ्वी से देखने पर आपका, ठीक है, 69.1 भाग है जो कि आपको कहां से दिखाई देता है? पृथ्वी से देखने पर 69.1 भाग है जो कि आपको दिखाई देता है। क्लियर भाग आपको कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद में देखो, ये आपका ए ऑप्शन हो जाता है। मान लीजिए परिक्रमण पृष्ठ का केवल एक ही पलक दिखाई देता है, इसका मतलब ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आर की बात करें, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन काल, उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने का काल क्या होता है? बराबर है। बिल्कुल बराबर की बात करें तो दोनों का क्या होता है? कार्यकाल 27.32 दिन होता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसके बावजूद, इसके बाद में कहने का मतलब ये होता है, आप चारों ऑप्शनों में से किसको सिलेक्ट करोगे? ए तथा आर दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। लेकिन दोनों क्या है? बी के अंदर भी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है और ये कह रहा है आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप क्या करेंगे? बी को तो गलत करेंगे। और ये कह रहा है ए सही है आर गलत है, इसको भी गलत करो। या कह रहा है ए गलत है तो इसको भी गलत करो। हमारा तो ए और आर दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण किसने किया? आर ने किया। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, या फिर हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन होना, या फिर रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय, या फिर ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा उसकी ऊर्जा उत्पन्न करना। तो इसका कारण यह है कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? आपका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आप सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है। यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, यानी आपका कथन कारण दिए गए हैं। इसका कहने का मतलब नीचे दो वाक्यांश दिया गया है, इन दोनों को देखकर समझना है कि दोनों में से आपका सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, सही है या फिर गलत है? ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। उपरोक्त में संदर्भ में नीचे दिए गए चारों ऑप्शनों में से सेलेक्ट करना है। तो इसका कहने का मतलब, नासा ने अपने प्रयोग के पश्चात ये स्पष्टीकरण किया कि मोमबत्ती ज्वाला के निर्माण में गुरुत्वाकर्षण की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। क्या होती है? जो कि ज्वालामुखी की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। अंतरिक्ष यान के अति सूक्ष्म गुरुत्व व्यवस्था की स्थिति में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला ही उत्पन्न हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब देखो, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, और यहां पर अगर मान लीजिए ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो इसका कारण होता है ये भी आपका देखो, ये अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। इसके बाद में देखो, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो इसी के कारण होता है, इसलिए ये अंतरिक्ष में जो कि इसकी ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कारण अंतरिक्ष में क्या नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो यहां से आप देखिए, आपका ए ऑप्शन देखो, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए की। ठीक है, यहां से आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ब्लैक होल का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपने पीछे पढ़ा था अभी क्वेश्चन के अंदर, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए किसने किया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत है जो कि आपके एच चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एच चंद्रशेखर ने। एच चंद्रशेखर का मतलब होमी जहांगीर। किसने किया था? अच्छा, होमी जहांगीर नहीं है, या फिर एस चंद्रशेखर मतलब सुब्रमण्य चंद्रशेखर ने क्या किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत है।
और ब्लैक होल के बारे में आपने पीछे आराम से पढ़ा होगा, समझा भी होगा, तो यहाँ पर ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर क्वेश्चन बन रहा था कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो आपका एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। इसने तारों की मृत अवस्था भी घोषित की थी और इसके बारे में बताया था कि इसको ब्लैक होल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये ब्लैक हो जाता है। तो ये सब आपने पीछे आराम से पढ़ा था, उस समय आप आसानी से क्लियर कर रखा था। आप देखिए पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसको मापने के लिए किया जाता है। यहां पर आप देखिए सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पाइरहेलियोमीटर। किसको मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, तारा मृत अवस्था में किस सीमा के बाद कहलाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ब्लैक होल से रिलेटेड या फिर चंद्रशेखर से संबंधित आपका बहुत क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आप किस प्रकार से, अगर अलग अलग क्वेश्चन चेंज होता है तो उसके बारे में भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तारा मृत अवस्था में किस सीमा के बाद में होता है, तो मान लीजिए यह प्रतिपादित किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, और उस सीमा का नाम क्या था। मृत अवस्था किसने प्रतिपादित की थी, एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित की, और सीमा का नाम भी क्या था, चंद्रशेखर सीमा। और इस सीमा से जो ओवर होगा इसका क्या नाम होगा, तारा मृत अवस्था कहलाएगी। ठीक है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही माना जाएगा। तो इसके बाद में जो कि आगे ये क्लासें हैं लगातार आप सभी के समझ में आ रही होंगी कि ये आपको क्या है, आरआरबी के अंदर है, जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन है, ये आपके आरआरबी एएलपी के अंदर भी आएंगे और टेक्नीशियन के अंदर भी आएंगे। टेक्नीशियन के अंदर भी आएंगे, तो इसको आपको क्या करेंगे, जो जो आपको मोस्ट क्वेश्चन लगता है उन सभी को आपके लिए तैयार किया गया है। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, बाकी आप पढ़ेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।